हाय एवरीवन, वेलकम टू माय एसएसटी क्लास। तो आज हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर चेंजिंग आवर अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे जो अर्थ है वो बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट से बने हैं। एंड लिथोस्फेरिक द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो अर्थ का जो ऊपरी जो लैंड का हिस्सा है उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। तो लिथोस्फीयर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे प्लेट्स को लेके बना है, जिसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो धीरे धीरे मूव करता रहता है। तो वो क्यों मूव करता रहता है? क्योंकि हमारे अर्थ का जो इनसाइड है, अंदर का हिस्सा, उसमें जो लावा रहता है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। पहले भी बोला गया है चैप्टर 2 में। तो जब मोल्टेन मैग्मा जब मूव करता है सर्कुलर मोशन में, तो उसके साथ साथ जो ऊपर का हिस्सा है प्लेट्स, वो भी धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। तो उसको समझने के लिए देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है। तो क्या करना है, एक पेपर का एक प्लेट्स लेके उसको एक पतीले में पानी को गर्म करके उसमें डाल दो। तो तुम लोग ये नोटिस करोगे कि जो पानी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो उसमें से भाप निकलने लगता है। तो उसके साथ साथ जब पानी गर्म होकर ऊपर उठता है, उबाल आता है, तो जो पेपर का प्लेट्स तुम लोग डाले हुए हो अंदर, वो भी पानी के साथ साथ ऊपर उठ के आता है। और जब पानी ठंडा होता है या फिर जो ठंडा लेयर जब पानी के नीचे जाता है, तो जो पेपर का जो पैलेट तुम लोग डाले होते हैं वो भी उसी के साथ नीचे आता रहता है। तो जो पानी है, जो पेपर का जो पैलेट है, वो कभी ऊपर आता है तो कभी नीचे जाता है। तो ये जो है एक सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। तो उसी एक्टिविटी में तुम लोग अगर देखने के बाद तुम्हें ये पता लगेगा कि हमारे अर्थ के अंदर जो मोल्टेन मैग्मा है, तो वो ज़्यादा हॉट, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ पे, तो इसलिए वो हमेशा मूव करते रहते हैं। क्योंकि अर्थ भी जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो अर्थ मूव करने से उसके अंदर का जो मोल्टेन मैग्मा है वो भी मूव करता है। तो मोल्टेन मैग्मा मूव करने से अर्थ का जो ऊपर का प्लेट्स है वो भी धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। तो हर साल जो है अर्थ का प्लेट्स वो कुछ मिलीमीटर तक ही मूव करता है। मतलब स्केल का जो मिलीमीटर रहता है, तो उतने से दूर तक ही वो थोड़ा थोड़ा खिसकता रहता है। तो हमारे अर्थ का जो मूवमेंट्स है उसको अर्थ के फोर्स के हिसाब से दो भाग में डिवाइड किया गया। मतलब अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है वो कौन से फोर्स के थ्रू हो रहा है, तो उसी फोर्स के हिसाब से अर्थ के मूवमेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो एक को बोलते हैं जो फोर्स के अर्थ के अंदर चेंज लाते हैं, मतलब अर्थ के इनसाइड में जो फोर्स अर्थ में चेंजेस लाते हैं, तो उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। और जो सोर्स के वजह से अर्थ के सरफेस में कोई बदलाव आता है तो उसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है। तो देखो अर्थ के मूवमेंट को यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है। तो मूवमेंट्स को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक में दिया है एंडोजेनिक, दूसरे में दिया है एक्सोजेनिक फोर्सेस। फिर एंडोजेनिक फोर्सेस को फिर से देखो कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो एक आता है सडन फोर्स और दूसरा आता है डायस्ट्रोफिक फोर्स। तो सडन फोर्स को फिर से तीन भाग में डिवाइड किया गया है। एक आता है अर्थक्वेक, दूसरा वोल्केनो और तीसरा आता है लैंडस्लाइड्स। और जो डायस्ट्रोफिक फोर्स आता है उसमें एक ही दिया गया है बिल्डिंग माउंटेन्स। तो ये था एंडोजेनिक, जो कि अर्थ के अंदर होता है। कौन कौन सा? अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड। तो ये अर्थ के अंदर अर्थ को चेंज करते हैं, इसलिए इसको बोला गया है एंडोजेनिक फोर्सेस। उसके बाद देखो एक्सोजेनिक, जो कि अर्थ के बाहर चेंजेस लाता है। तो एक आता है एरोजनल एंड डिपोजिशनल, जो कि एरोज मतलब मिट्टी को धो जाना और फिर डिपोजिट करना, उसी मिट्टी को किसी दूसरी जगह पे जाके डिपोजिट कर देना। तो उसी एरोजनल और डिपोजिशनल काम फोर्स को फिर से चार भाग में डिवाइड किया गया है: रिवर, विंड, सी वेव्स एंड ग्लेशियर्स। तो रिवर के थ्रू चेंज होता है अर्थ के सरफेस में, विंड के थ्रू भी चेंजेस आता है, सी वेव्स के थ्रू भी चेंज होता है, ग्लेशियर के हिसाब से भी चेंज होता है। तो ये है अर्थ के फोर्सेस को अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एंडोजेनिक फोर्स के बारे में। तो एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स। तो कभी कभी जो है एंडोजेनिक फोर्सेस अर्थ पे सडन मूवमेंट्स करते हैं, मतलब वो फट से बदलाव कर देते हैं, पूरा क्विक बदलाव आता है। तो कभी कभी जो बदलाव आता है वो स्लो होता है, स्लो मूवमेंट्स भी होता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो सडन चेंज आता है, सडन मूवमेंट जो आता है, वो अर्थक्वेक और वोल्केनो होता है। तो अर्थक्वेक और वोल्केनो होने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है अर्थ के सरफेस को।
उसके बाद देखो वोल्कानो, ये वोल्कानो इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू व्हिच मोल्टेन मटेरियल्स इरप्ट सडनली। तो वोल्कानो का मतलब होता है लावा, जब लावा निकलता है अर्थ के अंदर से तो वो जो है अर्थ में एक कहीं पे अगर कुछ क्रैक दिखाई देता है, अर्थ में कहीं एक होल दिखाई देता है, तो उसी होल के थ्रू जो अर्थ के अंदर मोल्टेन माग्मा रहता है लावा, वो इरप्ट मतलब वो बाहर निकल के आ जाता है, तो उसको ही बोलते हैं वोल्कानो। तो यहाँ पे देखो एक पिक्चर दिया गया वोल्कानो को समझने के लिए। तो जो येलो कलर देख रहे हो वो है अर्थ का ऊपर का हिस्सा क्रस्ट, उसके बाद नीचे दिया गया है मेंटल, और उसके फिर अंदर दिया है माग्मा चैम्बर जो कि क्रस्ट में कोर में आता है। तो जो माग्मा चैम्बर है कोर में जो मोल्टेन माग्मा है वो देखो कैसे धीरे धीरे ऊपर आ रहा है एक होल के थ्रू, और वो जब ऊपर जो कैटर देख रहे हो वहाँ से वो निकल के सभी और आ रहा है। जो लाभा देखो यहाँ पे रेड कलर का जो एरो मार्क में दिखा गया लाभा, उसके बाद भेंट, भेंट का मतलब ओपनिंग्स जो क्रैक्स होते हैं, तो ऐसे जो है लावा अर्थ के अंदर से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे देखो वर्ड ओरिजिन में एक और दिया है जो कि एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक के वर्ड को यहाँ पे समझाया गया है। तो एंडो मतलब इनसाइड एंड एक्सो मतलब आउटसाइड। तो जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन, तो ओरिजिन होना, एक नया चीज़ बनना। तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, तो इनसाइड में जो चेंज आता है उससे कोई नया चीज़ बनना, और आउटसाइड में जो चेंज होने से उससे कोई नया चीज़ बनना, तो उसका ही मतलब होता है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। तो सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशन कैन ट्रैवल ऑल राउंड द अर्थ। तो जब अर्थ के अंदर मोल्टेन माग्मा में सडन मूवमेंट्स होने लगते हैं तो अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा है, जो प्लेट्स होते हैं, वो भी खिसकने लगते हैं। तो ऐसे खिसकने की वजह से क्या होता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। तो उसी वाइब्रेशन जो है पूरे अर्थ के चारों ओर वो फैलने लगता है। दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक्स। तो इसी वाइब्रेशन को ही बोलते हैं अर्थक्वेक। जब हम लोग अर्थक्वेक होता है, भूकंप बोलते हैं, तो हमें एक हल्का सा झटका महसूस होता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स होते हैं तो उसमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और किसी किसी का घर जो है वो मिट्टी के अंदर दब जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान पहुंचता है अर्थक्वेक से। लेकिन कभी कभी जब मूवमेंट थोड़े कम होते हैं प्लेट्स का, तो हमें बस उसका खाली एक झटका सा महसूस होता है। So the place in the crust where the movement starts is called the focus। तो जो क्रस्ट के जिस प्लेस पे सबसे पहले मूवमेंट स्टार्ट होता है, मतलब अर्थक्वेक का जो मूवमेंट सबसे पहले जहाँ पे शुरू होता है उसको ही बोलते हैं फोकस। तो यहाँ पे दिया गया है बुक में, फोकस का मतलब पूरे बीच का जो सर्किल है छोटा सा, तो वहाँ पे सबसे पहले मूवमेंट शुरू होता है जिसको बोला गया यहाँ पे फोकस। तो नीचे यहाँ पे मूवमेंट शुरू होने के बाद उसका जो वाइब्रेशन है वो नीचे से आके ऊपर की ओर ट्रैवल करने लगता है पूरे क्रस्ट पे। द प्लेस ऑन द सरफेस एबव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। उसके बाद फोकस के सीधा ऊपर क्रस्ट पे जो प्लेस रहता है उसको बोलते हैं एपिक सेंटर। तो फोकस जो है वो इनसाइड अर्थ में रहता है, और एपिक सेंटर जो है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर रहता है, ठीक है। फिर वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिक सेंटर एज वेव्स। उसके बाद जो वाइब्रेशन है वो एपी सेंटर से वो पूरे अर्थ के क्रस्ट पे आउटवर्ड्स मतलब बाहर के और आउटवर्ड्स के और वो वाइब्रेशन जो है वो फैलने लगता है। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जो डैमेज सबसे ज़्यादा होता है कब, जबकि एपिक सेंटर जो है, जो प्लेस एपी सेंटर के पास रहता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि वहाँ पे जो अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशन है बहुत ही ज़्यादा रहता है, और अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है वो सेंटर से डिक्रीज होता जाता है बाहर की ओर, ठीक है। तो सेंटर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है उसका वाइब्रेशन, और उसके साथ साथ उसके बाहर की ओर जो है उसका वाइब्रेशन का जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। तो अर्थक्वेक को हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आज अर्थक्वेक होगा या फिर कल आएगा या फिर एक साल बाद आएगा। तो ये जो है वो सडन होता है, कब होता है, कैसे होता है, किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी हमें हमेशा अर्थक्वेक के जो डैमेज को कम करने के लिए हमेशा हमें प्रिपेयर होकर रहना चाहिए।
Some common earthquake predictions method adopted locally by people include studying animal behavior. तो कुछ कॉमन लोग जो है earthquake के प्रेडिक्शन को समझने के लिए उनके लोकालिटी में जो पहले से चला आ रहा है उसको देख के भी समझ सकते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स का बिहेवियर है वो चेंज हो जाते हैं। फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड, तो जो फिश होते हैं वो थोड़े एजिटेटेड हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। स्नैक्स कम टू द सरफेस, जो स्नैक्स लोग होल में रहते हैं वो लोग होल से बाहर निकल आते हैं। तो ऐसे कुछ बिहेवियर्स होते हैं एनिमल्स के जिसको देख के हम ये पता कर सकते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो आने वाले हैं। तो यहाँ पे अर्थक्वेक का एक केस स्टडी दिया है, अर्थक्वेक हिट्स द भुज। तो भुज जो है वो गुजरात में है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जो कि 26 जनवरी को हुआ था 2001 में। तो ए मैसिव अर्थक्वेक मेजरिंग 6.9 ऑन रिक्टर स्केल हिट भुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001। तो ये जो अर्थक्वेक हुआ है 2001 का, तो ये जब हुआ था मैं उस समय स्कूल में पढ़ रही थी शायद। तो मुझे अभी भी याद है कि जब 26 जनवरी को हम लोग स्कूल के लिए रेडी हो रहे थे तो तभी हम लोगों को न्यूज़ में ये देख के पता चला कि 26 जनवरी को सुबह सुबह गुजरात के भुज में अर्थक्वेक आया है। और उसमें बहुत सारे स्कूल के बच्चे जो लोग की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए जा रहे थे, उन बहुत सारे बच्चे भी वहाँ पे दब के मर गए थे। तो सबसे ज़्यादा स्कूल वहाँ पे अफेक्टेड हुए थे। एटलीस्ट 971 स्टूडेंट्स एंड 31 टीचर्स आर फियर्ड टू हैव लॉस्ट देयर लाइफ फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। तो बहुत सारे स्कूल बिल्डिंग जो थे वो लोग वहाँ पे वो टूट गए थे और वहाँ पे 971 स्टूडेंट और 31 टीचर्स जो थे वो ये डर रहे थे कि वो जो है अपनी ज़िंदगी हार जाएंगे या फिर वो लोग मर जाएंगे। देखो अर्थक्वेक जो है उसका एक पिक्चर दिया गया यहाँ पे, डेस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इन गुजरात। तो गुजरात में जो डेस्ट्रक्शन हुआ था भुज में, उसका एक पिक्चर बुक में दिया गया है। देन अर्थक्वेक इज ए मेजर विथ ए मशीन कॉल्ड द सेस्मोग्राफ। तो अर्थक्वेक को कैसे मापते हैं, मेजर करते हैं, तो एक मशीन आता है जिसमें कि अर्थक्वेक को मापते हैं, उसको बोलते हैं सेस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल। और जो अर्थक्वेक का जो स्ट्रेंथ है, मतलब वो कितना ज़्यादा है और कितना कम है, उसका वो कितना स्ट्रॉन्ग है, उसको मापने के लिए एक स्केल आता है जिसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। तो रिक्टर स्केल में अगर अर्थक्वेक का अमाउंट जो मापते हैं अगर वो 2 पॉइंट आता है तो अर्थक्वेक ज़्यादा फेल्ट नहीं होता, मतलब वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, खाली एक थोड़ा सा झटका एक जैसे लगता है वैसा फील होता है। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग। जब वो रिक्टर स्केल में अर्थक्वेक का जो वाइब्रेशन है वो 5 पॉइंट से ज़्यादा होता है तो जो चीज़ें जो है वो गिरने लगते हैं, बिल्डिंग्स टूटने लगते हैं, तो इस टाइप का रहता है। 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक। तो 6.0 जब रहता है रिक्टर स्केल में तो उसका मतलब है अर्थक्वेक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर 7.0 होता है तो उसका मतलब है बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है अर्थक्वेक में। तो देखो सेस्मोग्राफ यहाँ पे दिया है कि उस मशीन का पिक्चर बुक में। तो अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, तो अर्थक्वेक आने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आता है तो हमें कहाँ छुपना चाहिए, फिर शेल्टर लेना चाहिए। सेफ स्पॉट, तो सबसे पहले हमें सेफ स्पॉट ढूंढना चाहिए। अंडर ए किचन काउंटर, टेबल और डेस्क। तो जब अर्थक्वेक आएगा हमारा जो किचन का काउंटर होता है तो उसके नीचे जाके हम लोग छुप सकते हैं, या फिर किसी टेबल और डेस्क के नीचे हम लोग जाके बैठ सकते हैं, और किसी दीवार के कॉर्नर का जो वॉल होता है कॉर्नर में जाके हम लोग खड़े हो सकते हैं, फिर छुप सकते हैं। स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से हमें दूर रहना चाहिए। फायर प्लेसेस, जैसे कि गैस का किचन का गैस स्टोव जहाँ पे रहता है, फायर प्लेसेस से दूर रहना चाहिए। एरियाज अराउंड चिमनी विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स। तो हमें खिड़की के पास या फिर मिरर के पास या फिर पिक्चर के फ्रेम्स, ऐसे चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस एमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। तो हमें अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स को अवेयरनेस स्प्रेड करने चाहिए। अगर हम लोग कभी भी किसी भी तरह का डिजास्टर फेस किए हैं तो हमें उनके बारे में बोल के ज़्यादा अवेयर रहने के लिए हम लोग बोल सकते हैं।
तो ये तो था अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक जो है वो कैसे होता है, अर्थक्वेक आने से हमें क्या क्या करने चाहिए।